स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ है। यस, एज ऑलवेज आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान से। सो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 वेक्टर का आपने देखा। जिस लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे, साथ ही साथ क्रिकेट खेलते हुए कैसे वेक्टर के डायरेक्शंस को जज करना है वो भी मैंने बताया। तो अगर आप उस वेक्टर के लेक्चर को मिस किए हो, अगर अटेंड नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम है, लॉकडाउन का समय ही चल रहा है। आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, उसमें मैंने लिंक दिया है, जाके उसको देख लो। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जानते हो, मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं। तो चलो कॉपी में हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, और सबसे पहला पॉइंट हम टाइप्स ऑफ वेक्टर का लेते हैं, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टार्ट। सपोज वी हैव अ वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरीके का। इसको हमने वेक्टर को, आप जानते भी हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेक्चर नंबर 2 में बताया है। तो इस वेक्टर में ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, मतलब कि जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ या इस कंडीशंस के लिए, तो वो पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट हुआ। और जनरली उस पॉइंट को हम लोग एक छोटे से नाम से बता देते हैं, टेल बोल देते हैं। ठीक है, टेल मतलब कि आप जानते हैं, इसको मैं क्या बताऊं, इसके बारे में बहुत सी बातें हुई हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो ये टेल हो गया आपका, और ये टेल आपका जनरली इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं क्या कि है, कह सकते नहीं है, वो है। और ये आपका उसका हेड है जहां पे डायरेक्शन वेक्टर का रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखो स्टूडेंट, इस वेक्टर में, कौन से वेक्टर में, ए वेक्टर में अगर इनिशियल पॉइंट, अगर जो पॉइंट है जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट फिक्स्ड हो जाए, ध्यान देना, इस पॉइंट के पास कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो ये रेस्ट में रहे, मतलब कि ये तो, या तो ये फिक्स्ड रहे, या तो ये फ्री रहे। मतलब कि अगर इनिशियल पॉइंट उस वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का फिक्स्ड हुआ तब भी हम लोग उसको एक वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर फ्री हुआ तब भी हम लोग उसको एक वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। इट सेंस अगर ये फिक्स्ड हो गया, अगर ये चेंज नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये वेक्टर आपका फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर कहला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, अगर ये आपका फ्री हो गया, अगर ये आपका फ्री हो गया पॉइंट, आपका इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट हो, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे ही हो, 0 0 पे ही हो, 0 0 0 पे ही हो, जरूरी ये नहीं है, किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो सकता है इसका इनिशियल पॉइंट। अब उसका अगर इनिशियल पॉइंट टाइम के साथ अपने कोऑर्डिनेट को चेंज कर लेता है, मतलब कि उसका इनिशियल पॉइंट फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, देन इन दैट कंडीशन दैट वेक्टर इज नेम्ड एज अ फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर। डेफिनेशन क्या क्रिएट हुई, ये बात आप जान गए कि if the initial point of any vector is fixed or does not change their coordinate during motion, then that vector named as a fixed vector or localized vector. Second definition, second point जो definition का है वो भी आप समझ गए होंगे, फ्री और अनलोकलाइज्ड का, कि अगर वही पॉइंट आपका फ्री हो जाता है, मूव कर गया या कोऑर्डिनेट्स को अपने चेंज कर गया, देन इन दैट कंडीशन दैट वेक्टर इज इन द कैटेगरी ऑफ फ्री और अनलोकलाइज्ड वेक्टर। तो ये दोनों बातें तो बच्चों वाली बात थी, और इस बातों को मैं आपको आई होप बता पाया, अच्छे तरीके से बता पाया। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको फिर से आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलो, ये 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया। अब तीसरे पॉइंट्स को देखते हैं, इक्वल वेक्टर्स के। ठीक है, डेफिनेशन ये आप थोड़ा सा वर्क करो, ठीक है। अगर आप इस पे वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब डेफिनेशन नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो ये आप में एक गलत चीज है। आप डेफिनेशन को अपने से क्रिएट करना जानो, अपने से बनाना सीखो, ठीक है। डेफिनेशन जो बनाई गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप उसको पढ़े, समझे। अब उस डेफिनेशंस को अपने मुताबिक बदलो मत, अपने मुताबिक लिखने की कोशिश करो, अपने वर्ड्स में उसको कहने की कोशिश करो, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगी। तो ये आपको मैंने पॉइंट्स को समझा दिए। इस डेफिनेशंस को आप अपने वर्ड्स में क्रिएट करो। नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो मेरा एक ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है, गैलेक्सी बैच, जो व्हाट्सएप का मैंने एक ग्रुप बनाया है, कई स्टूडेंट्स उसमें हैं। वहां पे मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी और साथ ही साथ हैंड नोट्स भी देता हूं, तो आप मेरे साथ वहां ज्वाइन हो सकते हो। तो चलो अब चलते हैं तीसरे वेक्टर पे, तीसरे पॉइंट पे।
जो तीसरा पॉइंट है आपका इक्वल वेक्टर। देखो स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स क्या करता है, इफ वी हैव टू वेक्टर, अब हमारे पास दो वेक्टर्स है, जैसे कि ये एक हो गया हमारा ए वेक्टर और ये एक हो गया हमारा बी वेक्टर। जनरली आपको देखने में तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नजर आ रहे हैं, ठीक है, पैरेलल है भी, बट इसमें एक खास बात क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम रहा, साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। पॉइंट समझना क्या पॉइंट मैंने बोला कि इफ डायरेक्शन इज सेम, ठीक है, डायरेक्शन भी आपका सेम हो गया, साथ ही साथ एंड आल्सो मैग्नीट्यूड इज सेम, मतलब कि उसका डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, देन इन दैट कंडीशन दैट वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स हम लोग इक्वल वेक्टर्स के कैटेगरी में रखेंगे। अब देखो, अगर जैसे कि मैं एक जनरली ले लेता हूं, अभी आपको ये तो पता नहीं कि वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात सिखा देता हूं। जैसे कि सपोज कर लो ये एक कोई वेक्टर है और इस तरीके से कोऑर्डिनेट में बताया गया है। अभी आप इसको जनरली जानते नहीं हो कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट में बताते हैं हम लोग, ये बात आप अभी जानते नहीं हो। सपोज कर लो कि इस तरीके से कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, हालांकि ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ऐसा आप अभी समझ के चलो कि आपको आ रहा है। और ये बी वेक्टर भी आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, ठीक है, ये आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस j k कैप, और ये आपका x1 i कैप, ये समथिंग दिस वे में है। अब अगर डायरेक्शन सेम है, दो दिख रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अभी आप नहीं पता है, आपको अभी नहीं पता है, लेकिन जनरली मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड के वे में लिखते हैं। तो जो भी मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा और जो मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा, इन दोनों का वो आपका बराबर होगा। कुछ बच्चे जानते होंगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चे अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। जनरली कुछ बच्चे तुरंत हमको बोल सकते हैं और वो तुरंत जानते हैं कि सर हम इसका मॉड ऑफ वेक्टर इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसका मॉड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, ठीक है। खैर, जो लोग नहीं जानते हैं तो इसको अभी मत सीखे, केवल आप ये जानो कि इसका जो भी मॉड ऑफ वेक्टर होगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो आपस में बराबर होगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी लॉ, कोई भी वेक्टर्स फॉलो करते हैं अपने इस फंडास को, मतलब कि डायरेक्शन सेम रखे और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड्स को भी बराबर रखे, देन इन दैट कंडीशन दीज वेक्टर्स नेम्ड एज अ इक्वल वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर के कैटेगरीज में रखेंगे। सो ये आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन आप क्रिएट कर ही लिए होगे कि इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड हैव आल्सो इन सेम डायरेक्शन, देन दैट वेक्टर नेम्ड एज एन इक्वल वेक्टर। ये डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करो, ठीक है। नहीं कोशिश कर पा रहे हो तो मैंने आपको तरीका बताया ही कि फटाक से मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं आपको दे देता हूं। चलो अभी आगे चलते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया, अब हम लोग कवर करते हैं निगेटिव वेक्टर्स के पॉइंट्स को। अब देखना स्टूडेंट्स, निगेटिव वेक्टर का पॉइंट हमारा क्या कहता है। निगेटिव वेक्टर का स्टूडेंट्स आपका पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई एक वेक्टर है, जस्ट केस की फिर से हम लोग किसी एक वेक्टर को ले लेते हैं, बार बार वेक्टर का जरूरत तो पड़ेगा ही क्योंकि वेक्टर पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कोई हम लोगों ने एक ए वेक्टर ले लिया, अब कोई दूसरा वेक्टर है और वो जो दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इस डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट जा रहा है, ध्यान देना, कुछ इस तरीके का जा रहा है। तो देखो ऊपर वाला वेक्टर आपके जस्ट केस एक्स एक्सिस में जा रहा है और दूसरा नीचे वाला वेक्टर आपके एक्स डैश एक्सिस में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ए लिए हैं, मान लो ये भी आपका ए वेक्टर ही है, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट होने की वजह से इसके साथ एक आपका माइनस साइन इंडिकेट होता है।
ध्यान देना, ये माइनस साइन इसके डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन इस वाले वेक्टर्स के जस्ट अपोजिट है। ये माइनस साइन आपका कुछ और इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली समझना कि अगर इसका डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज कर लिया तो इसका एरो नहीं चेंज कर लेंगे। ये नहीं है कि इसका एरो हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, ये गलती मत कर देना, ठीक है, ये नादानियां मत कर देना। अभी तो आप लोग नादान हैं, तो ये नादानियां मत कर देना कि हम लोग इसका डायरेक्शंस की ये एरो का डायरेक्शन जो ऊपर कैप में लगाए उसके एरो, उसका डायरेक्शन हम लोग बदल दे, उल्टा कर दे, जिधर डायरेक्शन गया वेक्टर का उधर उसका डायरेक्शन एरो को कर दे। ये मत कर देना, ठीक है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एरो तो आपका उसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन उसके डायरेक्शंस का जजमेंट वो माइनस साइन करेगा, ठीक है। then this vector which is just in opposite direction with this vector named as a negative vector। इस कंडीशन में ये जो वेक्टर होगा माइनस ए वेक्टर आपका कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर। सो नेगेटिव वेक्टर आपने ये जान लिया कि नेगेटिव वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर होता है जो पहले वाले वेक्टर, मतलब कि जिस भी वेक्टर को हम रेफरेंस ले रहे हैं उसी वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, इसके साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन तो है, लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका मैग्नीट्यूड सेम वैसा ही रहेगा जैसा आपका पहला वाला इनिशियल वेक्टर रहेगा। दैट इज इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि है तो वही वेक्टर, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आने वाला है, बस केवल डायरेक्शन में फर्क आ गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ध्यान देना, ये वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर ही है, बट इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इस वाले वेक्टर को जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उस वाले वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर का नाम दे देते हैं। तो ये आप डेफिनेशन आपके माइंड में मैं बना पाया नेगेटिव वेक्टर का। तो नेगेटिव वेक्टर को हम लोगों ने समझ लिया, इसको भी हम लोग टिक कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने पैरेलल वेक्टर के तरफ, ठीक है। सुनो, अभी पैरेलल वेक्टर जानना, हेडिंग डालते रहना, क्योंकि ये सभी हेडिंग्स पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप कुछ एक दो वर्ड्स भी लिखते चलना, ठीक है। कुछ एक दो वर्ड्स आप अपने आप में क्रिएट करते चले जाओगे तो वो आपका नोट्स अच्छे तरीके से क्रिएट होगा, और बाकी तो मैं आपका वो काम पूरा कर दूंगा, ठीक है, जब आप मेरे साथ गैलेक्सी में ज्वाइन हो जाओगे। तो चलो पैरेलल वेक्टर को समझना कि अब पैरेलल वेक्टर क्या है। अब जब पैरेलल की बात आ गई तो यार दो वेक्टर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे से ही पैरेलल होगा। कोई एक वेक्टर अपने से पैरेलल की बात हम लोग क्यों करेंगे? ये वेक्टर अपने से ही पैरेलल, ये तो ऑलवेज यार, तो आपका कॉमन सेंस वाली बात अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वेक्टर अपने से ही पैरेलल है, क्या ये आपको कुछ उत्पान सा नहीं लग रहा है? मतलब खराब सा नहीं लग रहा है, अधूरा सा नहीं लग रहा है? तो इसके लिए हमको दो वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा। अब हम लोगों ने ये दूसरा वेक्टर ले लिया, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर हम लोगों ने ले लिया। अब ध्यान दो, दोनों वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर कब कहेंगे? दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर तो कहते हैं, ये हम लोग जान लिया कि दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर हो तब हम लोग उसको इक्वल वेक्टर बोल देंगे, और इक्वल मैग्नीट्यूड हो साथ ही साथ डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोल देंगे। लेकिन हम उसको अब पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे, अब समझना ध्यान से। देखना, सबसे पहला कंडीशन पैरेलल वेक्टर का तो सेम होगा इक्वल वेक्टर जैसा, क्योंकि इक्वल वेक्टर जैसे आप समझे थे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल वेक्टर में भी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब कि सबसे पहला कंडीशन क्या कि डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए जो डायरेक्शन होगा वो आपका सेम होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात अब करो, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आपको बताएगा कि वो वेक्टर इक्वल वेक्टर है कि पैरेलल वेक्टर है। ध्यान देना बात को। देखो, इनका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करेंगे, मतलब कि मॉड ऑफ ए बात करेंगे एंड मॉड ऑफ बी बात करेंगे, ध्यान देना, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे वेरी करेगा, वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा दोनों के लिए। देखो, जो बी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
दूसरे वाले ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन यहां भी बराबर होगा, लेकिन एक लेकिन है इसमें। वो लेकिन ये है कि वो एक रियल नंबर के मल्टीपल के बराबर तो होगा, लेकिन वो एक रियल नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा। ध्यान देना, यहां पे ये जो आप n देख रहे हो ये एक रियल नंबर मल्टीपल है, और ये रियल नंबर मल्टीपल है तो रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब आ जाएंगे। लेकिन उस रियल नंबर में केवल और केवल हम नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे। ध्यान देना बात को, क्योंकि ये n आपका 3 वैल्यू के साथ आएगा ना। एक नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है। तब n की वैल्यू यहाँ पे पैरेलल वेक्टर के लिए आपका पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं। ध्यान दो, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो ये n है, ये आपका n 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में आ सकता है। या तो इसकी वैल्यू प्लस हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो, या तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो। ओके, जब इसकी वैल्यू स्टूडेंट आप पॉजिटिव लोगे, ध्यान देना, जब इसकी वैल्यू आप लोग पॉजिटिव लोगे तब आपकी ये वैल्यू, मतलब कि ये पूरे वेक्टर, दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेते ही ये वेक्टर्स हो जाएंगे आपके पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। ओके, लेकिन अब आप अगर जीरो वैल्यू ले लिए तो जो दूसरा वाला वेक्टर हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, देन इन दैट कंडीशन वो आपका मैग्नीट्यूड जीरो रखने की वजह से एक और कैटेगरी का वेक्टर का हो जाएगा, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। ये बात आप जानते भी हो। तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू, जब n की वैल्यू आप जीरो ले लिए तो वो जीरो वेक्टर के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो वहां पे हम उसको पैरेलल के कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। अब ध्यान दो, अगर वो निगेटिव हो गया, तब वो वेक्टर आपका हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल तो रहेगा, लेकिन कैसा पैरेलल रहेगा, एंटी पैरेलल वेक्टर रहेगा, ठीक है। वो कैसा रहेगा, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को, क्योंकि इस कंडीशन में एंटी पैरेलल वेक्टर की, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे, एंटी पैरेलल वेक्टर के कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस n ए वेक्टर, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैंने माइनस लेके चला है, ठीक है। और इसके लिए आप देख भी रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू n ए वेक्टर। मतलब कि ये आपका पॉजिटिव वैल्यू के साथ में है और ये आपका नेगेटिव वैल्यू के साथ में। अब अगर ये पैरेलल वेक्टर हुआ तो एक ही डायरेक्शन में आप देख रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हुआ, लेकिन एंटी पैरेलल की जब बात करने लगे तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बात आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, ये बात आप समझ गए होंगे कि पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या निकलता है। तो पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन क्लियर हो गया। मैं एक बार कंक्लूजन दे रहा हूं आपको पैरेलल वेक्टर का, कि पैरेलल वेक्टर्स आपके ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, साथ ही साथ उनकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होती है, वो किसी पॉजिटिव नंबर्स के साथ में दूसरे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के साथ में बराबर होती है। ये बात आपका पैरेलल वेक्टर्स के लिए था, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए तो मैंने बता दिया, अब इसको रिपीट मत कराओ। तो चलो, पैरेलल वेक्टर की बात हम लोगों ने कर लिया। अब कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ पैरेलल वेक्टर के साथ भी मिलता है। देखो, चलो पढ़ते रहो सभी लोग, बस इसी तरीके से। परिस्थितियां तो पूरे वर्ल्ड की खराब है, हमारी और आपकी क्या बुनियाद है। तो पूरे वर्ल्ड परेशान है, किससे परेशान है वो वेल नोन है, बट हम लोग अपने आप से ना परेशान रहे, ये थोड़ा सा बुद्धिमानी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग अपना काम करते रहे, अपना वर्क करते रहे, ठीक, और बच के रहे। चलो, तो कोलिनियर वेक्टर्स की बात करते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स समझना आप, ध्यान देना, किसी एक वेक्टर को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि ये फिर से मैं ए वेक्टर ही ले लेता हूँ, ये ए वेक्टर है और जिस भी एक्सिस में ये जा रहा है उसी एक्सिस में, ध्यान देना, जिस एक्सिस में ये जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, उसी एक्सिस में, उसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर जा रहा है।
देखो इसके डायरेक्शन में गया, एक और प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया, या तो देखो ध्यान से देखना, या तो इसके डायरेक्शन में वो वेक्टर जा सकता है उसी एक्सिस में, या तो उसी एक्सिस में उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। ध्यान देना, ये दोनों देखो, दोनों कंडीशन में बता रहा हूं। एक कंडीशन आपका ये वाला मैं बता रहा हूं, सेम डायरेक्शन वाला, और एक कंडीशन मैं आपको ये वाला बता रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन वाला। दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो उससे डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। जब वो उसके डायरेक्शन में हुआ तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बना? 0 डिग्री। जब वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो उनके बीच में कितना एंगल बना? 180 डिग्री। तो अब ध्यान देना, कोलिनियर वेक्टर्स हम लोग किसको कह रहे हैं? जब एक या एक से अधिक वेक्टर, मैंने तो यहां पे 2 वेक्टर्स लिया, लेकिन जब आपका एक से अधिक वेक्टर्स, 2 से अधिक वेक्टर्स एक ही एक्सिस में 0 डिग्री बना के या 180 डिग्री बना के जाते हो, या लोकलाइज्ड हो, या तो डायरेक्शनलाइज्ड हो, देन इन दैट कंडीशन दैट वेक्टर्स नेम्ड एज अ कोलिनियर वेक्टर। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि एक ही लाइन में हो वेक्टर्स तो कोलिनियर हो गए। बट कोलिनियर का एक और कॉन्सेप्ट है जो आप पैरेलल में अभी आप देख के आए हो ना, तो वो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। मतलब ये कहने का सेंस ये कि इनकी मैग्नीट्यूड, हम लोग जब इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में किसी रियल नंबर के मल्टीपल के बराबर हो जाती है। कहने का सेंस स्टूडेंट्स ये कि ये जो अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर जो होगा वो किसी भी रियल नंबर n बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशंस के साथ हम किसी भी वेक्टर्स का कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर का कोलिनियरिटी हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका ए वेक्टर हो वो ए वाला वेक्टर या बी वाला वेक्टर, जरूरी नहीं कि ए वाला ही वेक्टर हो, बी वाला वेक्टर भी हो सकता है। कहने के स्टूडेंट्स ये मैं और करके लिख दे रहा हूं, और बी वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ध्यान देना, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बी वाला वेक्टर भी और ए वाला वेक्टर दोनों कंडीशन में पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो दोनों कंडीशन में ध्यान देना, दोनों कंडीशन में अगर ये सेटिस्फाइड होते हैं तो वो वेक्टर्स हम लोग कह देते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर। एंड आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हद तक पैरेलल वेक्टर्स के कैटेगरी में आ रहे हैं, आप देख भी रहे हो। ठीक है, तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई कोलिनियर वेक्टर। अब एक लास्ट टॉपिक कोप्लैनर वेक्टर को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये सभी चीजें तो हम लोग अभी डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, असली लड़ाई जो है वो तो इसके बाद स्टार्ट होने वाली है जब आप वेक्टर अलजेब्रा में इंटर करोगे। यस, वेक्टर अलजेब्रा में आप समझोगे कि वेक्टर को किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, ज्योमेट्रिकली ऐड, ज्योमेट्रिकली सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ डिवाइड नहीं, डिवाइड वेक्टर्स को नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं मैं आपको उस वाले लेक्चर में अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, कोलिनियर बातें आपके कम समझ में आ गई। अब बातों को चलो आगे बढ़ाते हैं और कोप्लैनर वेक्टर्स की बात करते हैं। ध्यान देना, कोप्लैनर वेक्टर्स देखो, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन एक्सिस में मेरे वेक्टर्स दिए गए हैं। ध्यान देना, इन एक्सिस में आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं कि प्लेन्स भी हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ठीक है, और जेड एक्स वाई, जेड एक्स प्लेन। तो इस तरीके से कई प्लेन भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर जो वेक्टर हमारे पास है, ध्यान देना कि जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सभी जो 3 वेक्टर हैं वो तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही है, तब हम इन तीनों वेक्टर को कोप्लैनर बोलेंगे। मतलब एक ही प्लेन में रहने वाले वेक्टर्स को कोप्लैनर नाम देते हैं। ये तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही है। लेकिन अगर कोई वेक्टर, ध्यान दो, अगर कोई वेक्टर आपका आ गया एक्स और जेड एक्स, सॉरी यहां पे वाई लिख लो, मैं यहां पे जेड लिख दिया हूं, यहां पे वाई ले लो, यहां पे एक्स ले लो,
जेड ले लो, ठीक है। अगर कोई वेक्टर डी वेक्टर आपका आ गया एक्स और जेड एक्सिस में, तो उस कंडीशन में देखना ये वेक्टर डी वेक्टर ए बी सी के रेस्पेक्ट में कोप्लानर नहीं है। मतलब कि ये चारों वेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चारों वेक्टर में डी वाला वेक्टर हमारा कोप्लानर नहीं है, हमारा केवल 3 वेक्टर कोप्लानर है, ठीक है। अब अगर इसके साथ में हम एक और वेक्टर ई वेक्टर ले लें, जो ई वेक्टर आपका एक्स जेड एक्सिस में है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कोप्लानर है और ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लानर है, लेकिन ये और ये आपस में कोप्लानर नहीं है, क्योंकि ये अलग प्लेन में है और वो अलग प्लेन है। आई होप ये कोप्लानर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि इफ मोर देन 2 वेक्टर्स या 2 वेक्टर या मोर देन 2 वेक्टर्स आर इन अ सेम प्लेन, देन दैट वेक्टर्स नेम्ड एज अ कोप्लानर वेक्टर। तो ये 7वां पॉइंट आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हुआ है। आई होप कोप्लानर के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और वीडियो को अब हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो मैंने यहां पे आपको नहीं बताया, ठीक है। जो मैंने यहां पे आपको नहीं बताया उसको लास्ट के लिए स्पेशल कैटेगरी में रख दिया था, क्योंकि वो आपको काम आएगा अभी आगे चल के, ठीक है। क्या काम आने वाला देखो, और कौन सा वेक्टर है वो देखो, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसको हम लोग यूनिट वेक्टर के कहते हैं। और क्या है यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, आसान सा है लेकिन इसका यूज आगे चल के बहुत आने वाला है। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर, जैसे कि ये मैंने ए वेक्टर लिया फिर से, और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड अगर इस वेक्टर का 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, ठीक है। यूनिट का मतलब समझना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज यूनिट का सेंस मतलब कि उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, देन इन दैट कंडीशन उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं। और उस यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना, ए कैप से, मतलब कि ये तो डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है ए कैप। ए कैप, इसको हम कैप से पढ़ते हैं, जो आप इसे डबल लाइन देख रहे हो इस तरीके से, टोपी टाइप का, इसलिए उसका नाम कैप हो गया। ए कैप वे में हम इसको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, जनरली इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि ये डायरेक्शनल कंपोनेंट इसका ए वेक्टर का, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मतलब दैट इज ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो वेक्टर होगा ए वेक्टर, वो आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर, ये कंपोनेंट आपका डायरेक्शनल कंपोनेंट है, मतलब कि इसका काम क्या है, डायरेक्शंस को बताना। और इसका डायरेक्शन कहां होगा, इसका डायरेक्शन ए कैप के डायरेक्शन में ही होगा, मतलब कि इधर जो जिस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन दिख रहा है, आपका एरो दिख रहा है, उसी की डायरेक्शन में आपका ए कैप का डायरेक्शन भी होगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर, जो आठवां नंबर मैंने आपको बताया 7वें के बाद, ये यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और एक वेक्टर की और यूज होगा, जो वेक्टर मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो वो भी रहते हैं, लेकिन उसका नाम होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है। तो ये यूनिट वेक्टर क्या है, तो हम लोग समझ गए कि उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी यूनिट होगी, 1 होगी। और साथ ही साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा यूनिट वेक्टर को, मैंने हम लोगों ने अभी प्रेजेंट टाइम में देखा। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया, देखो, अगर वही यूनिट वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन अब वही यूनिट वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब देखो, जैसे कि ये एक आपका ए कैप गया, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए कैप गया, और ये आपका गया बी कैप, ये दूसरा यूनिट वेक्टर है।
तो ये दोनों यूनिट वेक्टर में देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर तो हैं, मतलब कि इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दोनों 1 है, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हो किस तरीके से जा रहा है, साथ ही साथ एंगल भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का बन रहा है। देन इन दैट कंडीशन दैट वेक्टर नेम्ड एज अ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जनरली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज होता है। और वेक्टोरियन अलजेब्रा में, मतलब वेक्टर के अलजेब्रा में, हम लोग 3 तरीके का डायरेक्शन बताने के लिए जब वेक्टर्स का यूटिलाइज करते हैं, मतलब कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूटिलाइज करते हैं, तो वो जो 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमारे होते हैं वो आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। ये आई कैप, जे कैप, के कैप आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ही होते हैं, लेकिन इनका देखो किस तरीके से डायरेक्शन अब दिखा देते हैं। मैं बता दे रहा हूं, जब इतना कर दिया हूं तो थोड़ा सा काम और कर देता हूं। देखो ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये आप जानते हो। अब एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होने वाला जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप है। ये यूनिट वेक्टर तो है लेकिन ऑर्थोगोनल भी है, किसके साथ, जे वेक्टर्स के साथ, और किसके साथ, के वेक्टर्स के साथ। तो आप ये देख रहे हो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर स्पेशली केवल और केवल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आप समझ गए कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है। हम लोगों ने 9 पॉइंट्स आज कवर किए, कवर तो हम लोग करने वाले थे 7 पॉइंट, लेकिन बीच में मुझे ये याद आ गया कि आपको ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया क्लियर, ये 2 पॉइंट जो बच गए थे। तो चलो स्टूडेंट, आज के लिए केवल इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने बातों को रिवाइज किया होगा और बहुत सी बातों को कुछ लोगों ने जाना भी होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसी तरीके से हम लोग अभी A1 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, क्लास 11 के सिलेबस को कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास बिना किसी मेहनत के पहुंचती रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर से मिलेंगे आपके आगे के वीडियो लेक्चर में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।